जय भीम सभी को। सबसे पहले तो आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। दूसरा, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए हमारे रहबर विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए उनका जो आंदोलन था सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था, जो कहीं ना कहीं रुक गया है, उसको मजबूती देने के लिए 15 मार्च 2020 को दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी की घोषणा की गई मान्यवर साहब काशीराम के जन्मदिन पर। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में भी मजबूती से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे साथी श्री राजीव कुमार लवली जी को, जो पूर्व विधायक जी थे हमारे अजीत कुमार जी, जो उनके बेटे हैं, 2 बार विधायक रहे, उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग यहाँ नियुक्त कर रहे हैं कि वो इस देश पंजाब में प्रधान के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का और जिले और विधानसभा स्तर पे एक कमेटी को गठन करने का, और सिर्फ प्रधान बन के नहीं, एक साथी बन के सभी साथियों को साथ लेके आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का, और तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ सत्ता में प्राप्ति के लिए वे वंचित बहुजन समाज के लिए तैयारी करें। ऐसी मजबूती देने के लिए हम लोग आज जो हैं श्री राजीव कुमार लवली जी को प्रदेश अध्यक्ष जो है अनाउंस कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं। मेरी आशा और अभिलाषा रहेगी कि राजीव कुमार लवली जी के नेतृत्व में यहाँ आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत, ताकतवर और तीसरा मोर्चा बनेगी, जो यहाँ आने वाले समय सत्ता में स्थापित होगी। याददाश्त है उसकी। चलो कोई बात नहीं सर, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आइए नेताजी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी सर, क्या एजेंडा पंजाब में आए? देखिए, पंजाब में नहीं पूरे देश में जिस तरह से जो है पैसे के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे जो है पैसे का खेल हो रहा है, और राजनीति को जिस तरह से व्यापार बना दिया गया है, आप समझिए शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया। शिक्षा गरीबों की भी है और अमीरों के लिए भी है। प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। जिस तरह से चिकित्सा को, हेल्थ को जो है व्यापारीकरण कर दिया गया है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल है और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। जिस तरह से न्याय को, जस्टिस सिस्टम को जो है, जहाँ 5-5 लाख रुपये फीस लेने वाले वकील हैं, वहीं जो है गरीबों के लिए सरकारी वकील है और वो सही तरह काम नहीं कर पाते। तो जिस तरह से देश में व्यापारीकरण हो गया, राजनीति का जो उद्देश्य था, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया था कि हमें देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करनी है, वो नहीं हो पाई। वो उनका उद्देश्य, उनका सपना भी अधूरा है। उस सपने को पूरा करने के लिए और मानवतावादी विचारधारा को, प्रेम भाईचारे की इस विचारधारा को, समता, समानता, बंधुत्व, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो है आज़ाद समाज पार्टी यहाँ काम करेगी। और तमाम नौजवानों से जो है हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में आप देखिए किस तरह से पैर पसार रही है। जिस तरह से मजदूरों का हाल इस लॉकडाउन में हुआ है, तो सरकार फेल है, और फेल सरकारों की वजह से जनता पिस रही है। भूख के कारण लोग मर रहे हैं। पूरे देश, दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन भारत में भूख से लोग मर रहे हैं। और आज का एक ताज़ा मुद्दा है कि अभी एक अधिकारी की और 2 हमारे सीमा पे जवानों की, चीन के जो बॉर्डर है हमारा, चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है, उस पर जान गई है। एक के बदले 10 चिल्लाने वाले जो हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चुप हैं। खबर ये है कि हमारी 60 किलोमीटर करीब ज़मीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है। बड़े दुख की बात है। देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है, और किसी भी सूरत में देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो पूरे देश में आक्रोश है सरकार की फेल नीतियों को लेकर। उसी की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपने महापुरुषों के आंदोलन को, कि ये मान्यवर काशीराम साहब की जन्मभूमि है पंजाब, तो उनका जो आंदोलन अधूरा रह गया वो पूरा होना चाहिए। इसलिए हम लोग पंजाब में हैं और उम्मीद है कि पंजाब में आने वाले कल में अच्छे रिजल्ट होंगे। सर, लगता है कि भारत और चीन का जो मुद्दा है इस समय जो निकल के सामने आ रहा है, जैसे हमारा बॉर्डर एरिया असुरक्षित है। देखिए, सिर्फ वादे और मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। आप समझिए कि जनता में आक्रोश इसलिए है कि हम अपनी सेना से प्यार करते हैं, लेकिन बॉर्डर पे जो हो रहा है उस पर, उसके बाद रक्षा मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी बता रही है कि सिर्फ समय तनाव के लिए और चुनाव के लिए जो सिर्फ राजनीति की जाती है पाकिस्तान और बॉर्डर के मामलों पे, लेकिन ऐसे गंभीर इशू पे जहां हमारी ज़मीन छीनी जा रही है,
सरकार नहीं बोल रही है तो मामला गंभीर है। सर 2022 में इलेक्शन है, तो 2022 के इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाएगा, और अगर किसी से हाथ मिलाना पड़ा तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल ऐसे आप करेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर यहाँ पार्टी का अध्यक्ष अनाउंस किया गया है और यहाँ पार्टी का काम अगले आने वाले समय में आपके जानकारी में आगे बढ़ेगा, तो चुनाव में भी राजनीति का लक्ष्य तो ये है कि चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा और अपने लोगों को जो है हिस्सेदारी दी जाएगी। और जैसा आपने गठबंधन पर सवाल किया तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि लोकतंत्र बहुमत की सत्ता का शासन है, जिनके पास वोट होती है उनका राज होता है, और इस देश में शोषित वंचित समाज का बहुत बड़े पैमाने पर वोट है, उसको इकट्ठा करने की देर है। तो जब हम खुद इतनी ताकत में हैं तो हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, और मजबूती से जो है यहाँ इस समाज को एकजुट करने का काम किया जाएगा। आप बहुजन समाज पार्टी वोट मिलेगा, लेकिन बीएसपी भी यहाँ पे है जी, तो उसको कितना कम्युनिकेशन मानते हैं आप अपने, क्योंकि उनका भी एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक यहाँ पंजाब में निकल के सामने आता है, और हर बार की तरह चुनाव में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी दूसरे की पार्टी पे, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी पे यहाँ सवाल के जवाब देने को नहीं बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि हमें यहाँ इस प्रदेश में अपने इस टुकड़ों में बटे हुए वोटर समाज को इकट्ठा करना है, उनके अधिकारों को की बात उन तक पहुँचानी है। हमें देश में हक अधिकार चाहिए और हम अपने दम पे इसको लेना जानते हैं। सिंगाराराम सुंगड़ा जी जो हैं, जो पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से लेके बहुत बड़े बड़े मंचों पे जो है इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ चेहरा रहेंगे आने वाले कल में, और उनके नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। चलिए सर, क्या ये कहीं राजनीति में कांग्रेस को फायदा देने के लिए तो नहीं आप पार्टी बना रहे? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएसपी की वोट जो है कांग्रेस को पड़ती है, इसलिए बीएसपी की वोट तोड़ने के लिए आप आए। बीएसपी की वोट पड़ती होगी, लेकिन बहुजन समाज के वोटर तो कांग्रेस से भी इतने ही नाराज है जितने बीजेपी से हैं। तो फ़ायदा नुकसान का तो आकलन जो है समय और आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मैंने बताया कि देश में संविधान की सुरक्षा और उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। सर, संविधान की उल्लंघना हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो कौन सी पार्टी है? देखिए, भाजपा के राज में इस सरकार के इस संविधान को, जो बहुत मजबूत और पवित्र संविधान है, जिससे हम कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरएसएस का एजेंडा है। सर, दलित समाज को अपना स्थान मिल रहा है आज की डेट में कि नहीं मिल रहा है, उनके हक अधिकार छीन ले गए हैं। राष्ट्रपति सिर्फ दलितों को नहीं, दलितों के साथ पिछड़ों को भी और अल्पसंख्यक को भी, मुस्लिम भाइयों को, उनके अधिकार भी जो है तरह तरह के एजेंडे ला के छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कोविंद जी से आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि आरक्षण भी खत्म किया जाएगा। आपका अटैक आने वाले दिनों में आरक्षण की बात भी कही जा रही है कि उसको भी खत्म किया जाएगा। लगातार लॉकडाउन के आड़ में जो है सुप्रीम कोर्ट से लगातार फैसले आ रहे हैं रिजर्वेशन पे। इससे ये पता होता है कि रिजर्वेशन और अन्य अधिकार जिससे हमारे ये वंचित समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आने वाले कल में आप देखेगा, और यहाँ की गवर्नमेंट भी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारे अधिकार के खिलाफ कानून लाएगी, उसके खिलाफ हम सड़क पर लड़ते आपको नजर आएंगे। सर, आप बीजेपी की खिलाफत करते हैं, अकाली दल की खिलाफत करते हैं, कांग्रेस की आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के मेरे लिए तो आप हो सकता है आपको मेरे बारे में जानकारी ना हो। मान्यवर काशीराम ने बीजेपी और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ कहा है, मेरे लिए बराबर है, क्योंकि बड़े लंबे समय से कांग्रेस के शासन में भी हमें हमारे अधिकार नहीं मिले हैं, तो हमारी कोई हमदर्दी कांग्रेस से नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले कल में कुछ अपने कामों से हम लोग जवाब देंगे। आप लोग यहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेट्रोल और डीजल के रेट में 1.5 रुपये का बढ़ोतरी हुई है, पूरा देश त्राही कर रहा है। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? पिछले 7 दिन में 5.5 रुपये करीब पेट्रोल पे और 4.5 रुपये करीब जो है डीजल पे बढ़ाए गए हैं, और इसका सीधी मार जो है आम आदमी पर, किसानों पे पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक झूठ फैला जाता कि आम आदमी टैक्स नहीं देता। एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 50 रुपये से ज़्यादा का टैक्स तो जो है, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो सस्ती कीमत पे मिल रहा है, वो कच्चे तेल के बाद जो एक्साइज ड्यूटी के नाम 50 रुपये से ज़्यादा सरकारें ले रही हैं, उसका सीधा मार जो है जनता पे हो रही है। आम आदमी इससे परेशान है। एक तो कोरोना की मार है, रोजगार नहीं है, और उसके बाद छोटा व्यापारी दुखी है। पहले की सरकार ऐसे कानून लाई, जीएसटी और नोटबंदी, और अब ये महंगाई की मार से जनता की कमर तोड़ी जा रही है, जिससे जनता जीने को ही विकास समझ बैठे। तो ये देश में किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। राष्ट्रपति जी आपके दलित समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें एहसास करा दिया कि हम कितने अच्छे पद पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो विचारधारा के साथ नहीं तो हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल,
वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, गए थे वो मंदिर में, उनको वहाँ से अपमानित करके निकाल दिया गया। तो ये भी पता लगता है कि दलित यहाँ जो बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अगर वो किसी अच्छे पद पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये जाति की जो लड़ाई है, जिसका जाति का विनाश के लिए ये काम किया जा रहा है, तो वो ख़त्म नहीं होगी। जाति एक बड़ा कारण है इस देश में, इस देश के पीछे जाने का। सर ईवीएम पे हमेशा सवाल खड़े होते हैं। इस बार भी जब था कि नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद सरकार चेंज हो जाएगी लगता था लोगों को, पर ईवीएम पे हमेशा सवाल खड़े होते हैं। उस पर जो अमल नहीं किया तो लोग फिर भी वोट है जो। देखिए, अब तक तो विपक्ष की भूमिका में हम नहीं थे, अब तुम सामाजिक संगठन चला रहे थे, अब हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। तो अगर ईवीएम से भी वोटों की चोरी होगी तो हम माननीय काशीराम साहब के चेले हैं, वो ये कहते थे कि वो बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी में रखना, तो हम अपने वोटों को किसी को छीनने नहीं देंगे, उनकी चोरी नहीं होने देंगे। इस पर भी जो है मजबूती से कार्य किया जाए। चलिए, आप अपनी पार्टी के अलावा आप किस पार्टी को मानते हैं कि इस समय सत्ता में या पूरे भारत में कौन सी पार्टी अच्छे लेवल पे काम कर रही है या करने की कोशिश कर रही है? अगर कर रही होती तो हमें आज़ाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, काशीराम जी फाउंडेशन है बहुजन समाज पार्टी के, आपने आज़ाद पार्टी को अलग से बनाई है, आपको लगता नहीं था कि आप मायावती के साथ मिलकर काम कर लेते? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने पहले बाबा साहब की बनाई गई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया। जब उन्हें लगा कि एक जो है विचारधारा का भटकाव हो गया है, जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे और जिन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, आज उनके अधिकारों की बात नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि मुझे अपने आप ही कुछ ज़मीन पर करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और लंबे समय तक जो है उसमें उसको आगे बढ़ाने का काम किया, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। अब मुझे लग रहा है, आप देखिए, बहुत लंबे समय से विचारधारा की लड़ाई ख़त्म हो गई है, मुद्दों की लड़ाई ख़त्म होगी। तो आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण इसलिए किया कि इस देश में रहने वाले करोड़ों नौजवान जो भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छा है कि वो भी आके राजनीति करें और अपने लोगों के लिए हक की लड़ाई को लड़ें। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट का रोल कैसा देखते हो? कोरोना की आड़ में सरकारी जुल्म हो रहा है और जनता को किसी तरह से जो है इतना सताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगले आने वाले चुनाव में इस महंगाई की मार के बाद जनता उनके पैसे की दम पे जो सत्ता बनाने वाले हैं, जो उनके पूंजीपति मित्र हैं, जिनके दम पे वो पैसा बांट कर जो सत्ता में लाने वाले हैं, वो उनके दम पे सत्ता करना चाहते हैं, ज़मीनी मुद्दों पे काम नहीं करना चाहते। कोई काम किसी मुद्दों पे नहीं हो रहा, किसी किसान के लिए, नौजवान के लिए, किसी और अन्य व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये पूर्ण रूप से फेलियर सरकार है, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है। आज बुरा मत माने, नेपाल जैसा जो आश्रित है दूसरों पे, वो हमें आके दिखा रहा है। आप समझिए कि देश के हालात क्या हो चुके हैं। धन्यवाद। रंजी की लगता कि इस ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਿਰੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 36% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਅਦਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।